हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे आप सभी के बीच आ चुकी हूँ। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की प्रिपरेशन करेंगे दोस्तों। तो आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है, प्रैक्टिस सेट हम दूसरा करेंगे दोस्तों। सीडीपी जो कि आपके सीटेट में 15 मार्क्स जो होते हैं, 15 क्वेश्चंस जो होते हैं, पाँचों पार्ट में होते हैं। तो दोस्तों चलिए, सीडीपी को बहुत ही अच्छे से समझना है क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ज़्यादा होते हैं कि आप क्या समझ रखते हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप क्या समझ रखते हैं, उस समझ को आपको डेवलप करना है। अगर आप उस समझ को डेवलप कर लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। हमारा जो हमने जो टारगेट रखा है 120 प्लस का टारगेट सीटेट में आप बिल्कुल पाएंगे। हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें आर्यन एजुकेशनल अकेडमी को। सीटेट बाय सरिता पांडे आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर आपको हमारे वीडियोज़ मिलेंगे। बहुत सारे प्लेलिस्ट बन चुके हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपके सामने कुछ कथन दिए हुए हैं दोस्तों, तो कौन सा कथन सत्य होगा आपको ये देखना है। 4 ऑप्शन में से एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। कौन सा होगा बेस्ट? जैसा कि मैंने टैग वर्ड्स में बताया था कि सबसे बड़ा ऑप्शन बेस्ट होता है, और उन टैग वर्ड्स पे दोस्तों प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वो टैग वर्ड्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। आपको क्वेश्चन में जहाँ जहाँ मिलेंगे मैं आपको बताती चलूँगी, अगेन आपका रिपीट हो जाएगा। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। देखिए, बड़ा ऑप्शन भी है सबसे, और आपके जो चारों ऑप्शन हैं उसमें क्या कह रहा है और इस ऑप्शन में क्या कह रहा है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पहले ये नेगेटिव फॉर्म में आ गया तो ध्यान नहीं देना चाहिए, ये जो हो गया आपका गलत हो गया, क्योंकि ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला है। ये भी आपका नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, और थकाने वाला है, ये आपका नेगेटिविटी लेके जाता है। कितना भी समय लगे आपको बच्चे को ज्ञान देना है, बच्चे को सिखाना है। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। सारे क्वेश्चन के फॉर्म फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये सभी नेगेटिविटी लिए हुए हैं। पॉजिटिव आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि यदि शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो ये किस तरफ संकेत करता है, ये शिक्षक की व्यवस्था असफल है, शिक्षक की व्यवस्था फेल हुई है, उसकी तरफ संकेत करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझेंगे। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु मतलब थीम, कौन सी थीम सबसे बेस्ट होती है। मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस। ये आपके नॉलेज का क्वेश्चन है और अंडरस्टैंडिंग भी है। इसमें नर्सरी कक्षा की बात की गई है। नर्सरी कक्षा में बच्चे क्या जानते हैं, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा किस बारे में जानते हैं जिस पर सबसे बेहतर बच्चे लिख सकेंगे। आपको उन्हें एक टॉपिक देना है, तो क्या विद्यालय के बारे में ज़्यादा जानेंगे या अपने फ्रेंड के बारे में ज़्यादा जानेंगे या अपने पड़ोस के या अपने परिवार के। तो एक बच्चे की प्रथम जो पाठशाला होती है परिवार होती है, प्रथम शिक्षक जो होती है वो माँ होती है। तो सबसे पहला आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन मेरा परिवार, ये सबसे बेस्ट टॉपिक होगा उनके लिए, सबसे बेस्ट। तो बी ऑप्शन राइट हो गया। आगे बढ़ेंगे, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, या सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, या फिर सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सकारात्मक वातावरण आपको बनाना है तो आपको एज अ टीचर क्या करना चाहिए। दोस्तों आपको किसी भी बच्चे में डिफरेंस नहीं करना चाहिए, बच्चों में कोई भी अंतर नहीं करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए। सभी बच्चे के लिए एक समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए और सबको एक साथ एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए और सिखाना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो ग्रस्त है, किससे ग्रस्त है ये आपको फिल करना है। वह करता क्या है कि सा को वाज और अनक्लियर, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, इसमें अंतर नहीं कर पाता है। ये जो लिखा है इसमें वो अंतर नहीं कर पाता। ये क्या है, डिसलेक्सिया है, शब्द जबलिंग विकार है, डिसलेक्मिया है, या फिर डिसमॉर्फिया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राइट, फर्स्ट ऑप्शन डिसलेक्सिया। क्यों? देखिए जब भी बात करें पढ़ने की, एक बच्चा है जो इससे ग्रस्त है, वह सा को वाज
में अंतर नहीं कर पाता, मतलब वो समझ नहीं पाता है। जब अंतर नहीं कर पाता है तो वहाँ क्या होता है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसको उल्टा पढ़ रहा है, सा को वास पढ़ रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो ये डिसलेक्सिया है। अब डिसलेक्सिया एक प्रकार का दोस्तों मानसिक रोग होता है जिसमें अक्षरों के क्रम का ज्ञान कम होता है। अक्षर के क्रम अगर उलट पलट जाते हैं तो उन्हें वो प्रॉब्लम होती है और बालक अक्षरों के क्रम में अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए सा को वास पढ़ना ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम उनके सामने आती है। सो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। कौन सी समस्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह आपका यहाँ पे क्या होगा। समस्या मौलिक होती है या फिर सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। समस्या केवल, देखिए मैंने बताया था नेगेटिविटी लिए हुए क्वेश्चन हो तो वही सही होता है, लेकिन पॉजिटिव अगर क्वेश्चन हो तो यहाँ सकारात्मक क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है उपागम का विशेष चिन्ह है। अब यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है ये ऑप्शन समस्या केवल, केवल जहाँ भी होगा वो सकारात्मक आंसर में आ ही नहीं सकता, ये टैग वर्ड है, केवल, मात्र, सिर्फ, तो ये नहीं होगा। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा दोस्तों। समस्या देखिए प्रॉब्लम होती है, सीटेट के लिए भी मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रॉब्लम आपके 4 ऑप्शंस जो होते हैं उसमें से आपको चूज़ करने के लिए जो आपका क्वेश्चन होता है ना उसको आप 2 बार ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में ही आपको हिंट मिल जाता है। तो यहाँ पर भी वही दिया गया, समस्या कथन के संकेत अंतर्निहित रूप से दिया गया था, उसी में ही अंतर्निहित होता है कि क्या प्रॉब्लम है उसका आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन से ही कुछ आपको हिंट्स मिल जाते हैं। समस्या मौलिक होती है और प्राप्त करने का सामान्य एक उपागम होता है। ये सभी आपके आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, ये सभी नेगेटिविटी लिए हुए हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसा होता है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी को आप क्या कहेंगे? शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, या अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, या अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। सो फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन इज राइट। प्रतिभाशाली का मतलब हुआ कि वो अपने निर्णय पर, अपने किसी भी निर्णय पर वो खुद से वो अपना डिसीज़न लेते हैं। आत्मनिर्भर होने का मतलब वो अपना डिसीज़न खुद से लेते हैं। जो अंतर्मुखी होते हैं वो अंदर ही अंदर रहते हैं, वो प्रतिभाशाली के में नहीं आते हैं। और शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, ये कोई बात नहीं है। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, नहीं जो कर पाते वो प्रतिभाशाली कहाँ होंगे? जो नहीं कर पाते वो प्रतिभाशाली नहीं होंगे, जो अंतर्मुखी हैं वो भी प्रतिभाशाली नहीं होंगे, जो शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं ये कोई बात नहीं हुई। राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। निर्णय, अपना जो भी डिसीजन होगा उसमें वो सेल्फ होते हैं, मतलब अपने से खुद से आत्मनिर्भर होते हैं, कि सेल्फ डिपेंड होते हैं, कि वो ले सकते हैं अपना निर्णय। सो राइट आंसर डी ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 के बाद 7th। चलिए दोस्तों प्रैक्टिस ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टैग वर्ड्स को बार बार देखिए, उन टैग वर्ड्स पे मैंने जो कुछ भी बताया है उसे नोट कर लीजिए। टैग वर्ड्स को आप नोट करने के साथ साथ उनको प्रैक्टिस के थ्रू देखिए कि कहाँ टैग वर्ड्स को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। जिस दिन आप उन टैग वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेंगे कि क्वेश्चन में किस तरीके से आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आप समझने लगेंगे, 120+ आपका स्कोर कहीं नहीं गया है। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। देखिए चिंतन का सूचना प्रक्रमण जो सिद्धांत होता है उसमें निम्नलिखित चरण कौन कौन से आते हैं? उसमें 4 चरण होते हैं, जो कि पहला होता है आपका पूर्व प्रक्रमण, दूसरा श्रेणीकरण, तीसरा प्रतिक्रिया चयन और चौथा होता है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। यहाँ पे आपको दिया कैसे है? प्रतिक्रिया क्रियान्वयन पहले ऑप्शन में है और फिर प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण और पूर्व प्रक्रमण बिल्कुल चेंज कर दिया गया है और इन चरणों का सही क्रम है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शंस, यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ये जो दिया गया है इन सब में आपके ऑप्शन ये हैं कि क्या इस तरह होगा या फिर इस तरह होगा या फिर ऐसे या फिर ऐसे। मतलब हैं तो यही चारों, मैंने अभी आपको बताया हैं तो यही चारों, लेकिन कौन सा पहले है फिर कौन सा फिर कौन सा। तो पहला ये हो जाएगा एंड दूसरा श्रेणीकरण हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका प्रतिक्रिया चयन एंड फोर्थ हो जाएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो आपका हो जाएगा घ, ग, ख और क। ये है कहाँ पे दोस्तों? तो ये आपका देखिए घ, ग, ख और क। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। बहुत ज़्यादा इस पे हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। बहुत ज़्यादा टिक करने से आपके ऑप्शन में कौन सा सही है आपको ये नहीं दिख रहा था, बट आप अगर पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा देख रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, पूरे ट्रस्ट के साथ किसी एक यूट्यूबर को देख रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छा करेंगे। कहीं जगह भटकने से अच्छा है कि एक जगह अपने ध्यान को एकाग्रचित करके
आप उसे समझिए सीटेड है क्या, सीटेड समझ पर आधारित है। चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः क्या होती हैं? औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं या फिर लड़कियों में तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं? अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्र के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, या उन बच्चों में पाई जाती हैं जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं? दोस्तों देखिए, सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं होती हैं वो वंशानुगत चलने वाली प्रक्रिया है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती जाती है। और सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन डी ऑप्शन हो गया। सीखने संबंधी समस्याएं पैतृक अभिभावक जिनके पेरेंट्स पहले से ही उनमें पैतृक ये चीज़ें पाई जाती हैं, उनमें ये समस्या देखने को मिलती है। राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ेंगे। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह क्या है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक टीचर है जो कि एक स्टूडेंट से क्वेश्चन कर रही है, और स्टूडेंट से क्वेश्चन करने के बाद कोई आंसर ना मिलने पर किसी और स्टूडेंट से क्वेश्चन कर रही है, एंड दूसरे स्टूडेंट से जब क्वेश्चन कर रही है तो वो भी नहीं बता पा रहा है, तो वो अपने लैंग्वेज को चेंज कर दे रही है, मतलब उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि इसका आंसर ऐसे हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो साफ और सीधा यही हो रहा है कि जो आपने प्रयास दूसरे स्टूडेंट के साथ किया, वो प्रयास आप फर्स्ट स्टूडेंट के साथ भी कर सकते थे। बच्चे को बदलने की ज़रूरत नहीं थी कि आप पहला बच्चा नहीं बता पाया तो आप दूसरे से पूछ रहे हो, और दूसरा नहीं बता पाया तो आप उसे तो समझा रहे हो। जिस तरीके से आप दूसरे को समझा रहे हैं अपने शब्दों को चेंज करके, उसी तरह पहले से भी ये ट्राई कर सकते थे। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। यह तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ देखिए, सी ऑप्शन सीधा और साफ दिखा रहा है कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता के लिए बढ़ावा दे रही है। राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय किसके? विद्यार्थियों की क्षमताओं के, या फिर विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के सिवाय, या फिर विद्यार्थियों की त्रुटियों के सिवाय, या विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों के सिवाय। देखिए, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से ध्यान रखता है किसके सिवाय? इसमें से किसी को आपको बताया कि उसे छोड़ करके उसके सिवा रखता है। तो सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता, जबकि सीखने के लिए आकलन जो है विद्यार्थियों की क्षमताओं का ध्यान रखता है, उनकी त्रुटियों का, क्या गलतियां हो रही हैं उनका ध्यान रखता है, और वो किस प्रकार से सीखते हैं, उनकी शैली क्या है सीखने की, उसका भी ध्यान रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किसका ध्यान रखता है? त्रुटियों का ध्यान रखता है, अधिगम शैली का ध्यान रखता है, क्षमताओं का भी ध्यान रखता है, सिवाय किसके पूछा गया है। तो ये भी एक तरीके से क्वेश्चन की फॉर्म को आप लोग समझिएगा, इस वर्ड से भी आप समझ सकते हैं क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है कि कौन सा नहीं है, बाकी सब है, तो फर्स्ट है, थर्ड है एंड फोर्थ है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता छोड़ करके, और बाकी सभी चीज़ों का ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? दोस्तों ये लेंथी क्वेश्चंस हैं और उनके साथ साथ आपके ऑप्शंस हैं। प्रैक्टिस आपकी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मेरा कैमरा शो नहीं हो रहा है, आज मैं वीडियो में दिख नहीं रही हूँ, तो क्यों, क्या रीज़न है? तो आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, कभी कभी इंसान के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं भी आज अपनी स्टूडियो में नहीं हूँ, और सारे सिस्टम लेकर के जाना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैं अपना कैमरा नहीं आप लोगों को मैं शो नहीं हो पा रही हूँ, मैं दिख नहीं रही हूँ। बट पढ़ना और प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है, तो कोशिश करेंगे कि जल्द ही आप लोगों को कैमरा भी शो कराया जाए और मैं आपको दिखती भी रहूँ पढ़ाते समय। बट जब तक मैं नहीं पहुंचती हूँ अपने स्टूडियो में तब तक आप इसी तरह थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। पढ़ना ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए आपको
आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बनती है। 1 मार्क्स के लिए प्रैक्टिस बनाते रहिए, करते रहिए। क्या होगा, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। आप बताइए, क्या आर्थिक स्थिति या परिवार क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है, यही समझना है। देखिए, किसी भी प्रकार के बच्चों की जो बुद्धि लब्धांक होता है, जो IQ लेवल होता है, वो सामाजिक और आर्थिक स्तर उसको प्रभावित नहीं करता। आप लोगों ने देखा होगा, अब्दुल कलाम की ही बात हम करते हैं तो अब्दुल कलाम बहुत ही छोटे घर से थे। उन्होंने कैसे कैसे अपनी शिक्षा दीक्षा ली और वो आज क्या थे आप सभी जानते हैं। एक साइंटिस्ट, आपके राष्ट्रपति, उन्होंने क्या क्या नहीं पाया। तो मैटर नहीं करता कि आप, मतलब परिवेश मैटर करता है, बट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आपके IQ लेवल को वो डिस्टर्ब करे। अगर आप किसी भी जगह पे हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप ठान लेते हैं कि आपको पढ़ना है, अगर आप सोच लेते हैं आपको सीटेट क्रैक करना है, तो आप अगर मेहनत करते हैं, आपका IQ लेवल वहाँ परिवेश को या जगह या परिवेश आपके IQ लेवल को इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन C ऑप्शन हो जाएगा कि सामाजिक आर्थिक स्तर जो है बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, चलिए अब 12th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? दोस्तों, सूक्ष्म गतिक कौशल जो होता है वो गतिक कौशल में सक्रियता देखिए होती है। गतिक का मतलब गति करना, मतलब सक्रिय होना, एक्टिव रहना। जैसे क्या क्या हो सकता है, देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, मतलब क्या कर रहे हैं हम एक्टिव है ना, एक जगह से दूसरी जगह अंगीकृत करना, या फिर देखना, किसी को देखना, ये भी एक्टिव है। हम शिथिल नहीं पड़े हैं, कर रहे हैं, कोई काम हो रहा है, लिखना, कोई काम हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, भुजाओं को घुमाना, ये सब क्या है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका B ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिखना। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी तो आपकी सब में है, आपको यहाँ समझा दूँ, लिखना, दौड़ना, चढ़ना, फुदकना सब में है। लेकिन सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म का मतलब बहुत ही थोड़ा हिलना डुलना। लिखने में क्या है, बहुत ही थोड़ा हिलना डुलना होता है, बहुत ही कम एक्टिविटी होती है। दौड़ना, चढ़ना, फुदकना में सबसे अधिक, मतलब लिखने से अधिक होती है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल के लिए अगर कहें तो राइट आंसर आपका B ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोत्स्की, देखिए वाइगोत्स्की की बात आए तो सामाजिक वातावरण को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। चलिए देखते हैं इनके सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, या फिर उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होता है, या फिर सहयोगात्मक समस्या समाधान। यहाँ पर देखिए, वाइगोत्स्की की बात करें और इस क्वेश्चन की बात करें तो पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों लोगों ने बच्चों के IQ पर भी बात की है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान जो है वो बाह्य वातावरण में स्थिति जैसा सहयोगी होता है। बाह्य वातावरण, देखिए मैंने समाज की बात की, अगर समाज लिख करके नहीं आता है आपके ऑप्शन में तो आप जानेंगे समाज क्या है, आपका इन्वायरमेंट भी समाज ही है। वातावरण की बात दी गई है तो वो समाज ही है। वातावरण में स्थिति जैसी सहयोग होता है और विभिन्न व्यक्ति, वातावरण मतलब जैसे क्या क्या आएगा उसमें, वस्तुएं आ जाएंगी, औजार आ जाएंगे, किताबें आ जाएंगी, मानव से निर्मित जितनी चीज़ें वो सभी आ जाएंगे। तो इन समुदायों में जिनमें कि व्यक्ति रहता है वो आ जाता है वातावरण में। ठीक है, तो ये सिद्धांत सुझाता है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया का सहयोगात्मक जो क्रियाओं द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। सो फ्रेंड्स, D ऑप्शन इज राइट। यहाँ पर आपका राइट आंसर D ऑप्शन हो गया, सहयोगात्मक समस्या समाधान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? एडल्ट जब बच्चे हो जाते हैं तो वो किसका अनुभव कर सकते हैं? आपको अपने मन से नहीं देना है, आपके ऑप्शंस में जो चीज़ें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि बच्चे एडल्ट हो जाते हैं तो क्या फीलिंग होती है। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार होता है, बचपन के किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव होता है, या आत्मसिद्धि का भाव होता है, या फिर जीवन के बारे में परितृप्त के भाव होते हैं। क्या होता है एडल्ट बच्चों में जब वो किशोर होते हैं तो क्या होता है? दोस्तों देखिए, किशोरों को दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव ज़्यादा होता है। दुश्चिंता का मतलब
बेफिजूल की टेंशन ज़्यादा होती है, क्या होगा, कैसे होगा, हम ये करेंगे, वो करेंगे, क्या करेंगे, बहुत कुछ। अब मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों पर अगर फ्रेंड्स से अनबन भी हो गई, फ्रेंड्स नाराज़ भी हो गए, तो भी वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं इस एज ग्रुप में। और स्वयं से सरोकार, खुद को लेकर कि मैंने क्या किया, क्या मैंने ये सही किया, मैंने ये गलत किया, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, ये सारी फीलिंग्स आने लगती है। अपने रंग रूप को लेकर के भी वो टेंशन में रहते हैं, अपने मान सम्मान को, कुछ उन्हें कोई कह दे तो वो बहुत ज़्यादा अपनी खुद पर ले लेते हैं, मान सम्मान को लेकर। आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो और किसी को देख करके भी वो प्रॉब्लम्स, मतलब अजीब फीलिंग उनकी होती है। सामाजिक एक्सेप्टेंस नहीं होती है, अगर कोई उनको स्वीकृत नहीं करता है तो भी वहाँ पर भी। और शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था, ये सारी चीज़ों के प्रति वो हमेशा ही व्यग्र रहते हैं, हमेशा ही उनको टेंशन प्रॉब्लम होती रहती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाता है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। अब दुश्चिंता क्यों होती है, स्वयं से सरोकार के अंदर क्या क्या आ जाता है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो वो सारे वर्ड्स भी अगर इसमें ऑप्शंस में मिलते हैं तो आप वो भी सही करेंगे। और अगर शॉर्ट में दिया गया दुश्चिंता तो समझ लीजिए क्या क्या हो सकता है। स्वयं से सरोकार का मतलब समझ लीजिए क्या क्या हो सकता है, जो कि मैंने अभी बताया। फर्स्ट ऑप्शन है राइट। अगला क्वेश्चन आपका है एक मिनट, चलिए। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, शारीरिक रूप से जो बच्चे सक्षम हैं सामान्यतः क्या होता है, डिस्थीमिया कहते हैं उसको, डिसकैलकुलिया कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं, या डिसग्राफिया कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन होना ही होना है, तो इस चीज़ को भी आप देखते चलिए। दोस्तों, शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं, मतलब उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, वो कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या, जैसे कि लिखना हुआ बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं है, बल्कि एक प्रकार का विकार होता है, एक कमी होती है, जो कि शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। शारीरिक रूप से जो बच्चों में कमी होती है, अक्षम भी क्या कहेंगे इसको, कि उसमें पाया जाता है। और इसमें बच्चे के लिखावट व उसके समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। डिस्ग्राफिया अगर लिख करके आता है कोई चीज़, बच्चा लिखने में अक्षम है, नहीं लिख पा रहा है, तो भी डिस्ग्राफिया होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका डिस्ग्राफिया राइट आंसर डी ऑप्शन हो गया। और आपका मैथ से संबंधित कोई चीज़ होता है तो आपका डिसकैलकुलिया होता है, और पठन संबंधी होता है तो डिसलेक्सिया होता है। इसी तरीके से आपके ये सारे चीज़ होते हैं, जो भी आएगा आप करेंगे। सो फ्रेंड्स, दैट विल बी डी ऑप्शन इज राइट। आंशिक पुनर्वलन, आंशिक पुनर्वलन क्या है? आंशिक पुनर्वलन की बात करें तो दोस्तों, आंशिक पुनर्वलन जो है वो है आपका सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्वलन जो होता है, देखिए, आंशिक पुनर्वलन से मतलब क्या ये बता दूं कि आंशिक पुनर्वलन से अभिप्राय होता है कि कई सही अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्वलन देना, मतलब कई चीज़ें सही हम करा रहे हैं उसके बाद पुनर्वलन दे रहे हैं, ये होता है आंशिक पुनर्वलन। थोड़ा थोड़ा उन्हें प्रोत्साहित करते रहना, मोटिवेट करते रहना। और सतत पुनर्वलन की अपेक्षा ये अधिक प्रभावी होता है। हमेशा पुनर्वलन देने से बच्चा आदी हो जाता है उसका। बच्चे को आदी मत बनाइए, हमेशा शाबाशी मत दीजिए, हाँ जब वो कुछ वैसा करे तभी दीजिए, ये होता है आंशिक पुनर्वलन। और क्योंकि छात्र को इस अनुक्रिया पर पुनर्वलन मिलेगा, इसका उसको पता नहीं होता। ऐसे तो आदत पड़ जाती है, तो पता होता है ना मैं ऐसा किया है तो वो देंगे, तो फिर आप दे देते हो, और फिर हमेशा आदत बन जाती है, तो हमेशा ही उनको लगता है। लेकिन जब ऐसा कुछ हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है, आंशिक का मतलब कभी कभी होता है, तो ये प्रतिक्रिया जो होती है उनको तत्पर करती है वो काम को करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। सतत पुनर्वलन की अपेक्षा जो होता है आंशिक पुनर्वलन जो होता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। चलिए, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? सशक्त विद्यालय जो है वो किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? अनुशासित स्वभाव को, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, परीक्षण करने की प्रवृत्ति को, या फिर स्मृति को? दोस्तों, यहाँ पर एक सशक्त विद्यालय जो है अपने शिक्षकों की, अगर इन चारों ऑप्शन में से कहा जाए तो उनकी योग्यताओं में सबसे ज़्यादा सदैव जो है वो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, मतलब आपको बताना है क्या लाभ है, अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या है? क्या पाठ्य योजना बनाने की गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति है, या विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने की सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं? देखिए, यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें हम
इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए अब मैं सारा नहीं पढ़ूंगी, क्यों नहीं पढ़ूंगी, इसलिए नहीं पढ़ूंगी कि आपका जो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अवसर, ये मैंने बताया था टैग वर्ड में, और अगर मैं भूल भी गई हूँ तो आपको अभी बता दे रही हूँ। अवसर, अवसर मतलब मौके बच्चों को दिए जाते हैं, और बहु संदर्भों में, बहु उपागम मैंने बताया था, बहु संदर्भों के अनुप्रयोग में। देखिए सारे टैग वर्ड्स एक ही जगह मिल रहे हैं, आपको सामान्यकृत करने के अवसर दिए जाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए आप कैसे कैसे क्या करेंगे, बहुत सारे सिचुएशन आपको दिए जा रहे हैं, मौके दिए जा रहे हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे शिक्षार्थी जो संवर्धन ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है, क्या होता है उनके पास। देखिए ऐसे विद्यार्थियों के पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुण्यता अभिविन्यास। तो दोस्तों ऐसे विद्यार्थियों के पास होता है आपका निष्पादन उपागम अभिविन्यास। अब जिन विद्यार्थियों के पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है, वे विद्यार्थी कैसे होते हैं, वे विद्यार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की मतलब इच्छा रखते हैं हमेशा, उनके मन में ये हमेशा होता है कि उनकी ज्ञान में वृद्धि हो और वे शैक्षणिक दक्षता को प्राप्त करें। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। राइट ऑप्शन आपका हो गया ए ऑप्शन। अब आपका 20 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिए देखते हैं। पूरे 30 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जिससे कि अभी आपका इस वीडियो में सीडीपी क्लियर हो जाए। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा हिंदी का। प्रैक्टिस सेट में आपके 4 ऑप्शंस होते हैं, तो चारों ऑप्शंस को देखिए, समझिए, यहीं से प्रैक्टिस आपकी इंक्रीज होगी और मार्क्स आपके बेहतर बनेंगे, 120 प्लस का स्कोर आप गेन कर पाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पर समझ विकसित करनी है, तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो समझ आपकी अच्छे से विकसित हो जाएगी। किसी के भी साथ जुड़े रहेंगे, समझ अच्छे से विकसित हो जाएगी। प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध करने। देखिए पूछा क्या है कि शिक्षक के अलावा, शिक्षक किसके अलावा, यहाँ पे जो डॉट आपको दिख रहा है यहीं पे आपको फिल करना है कि किसके अलावा, क्या इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा, इन चारों में से किसके अलावा यहाँ पर होगा ऑप्शंस कि निम्नलिखित को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। कौन सा एक है जो छोड़ सकता है। तो देखिए सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना बिल्कुल पॉजिटिव वे में है, ये आप करेंगे। अलावा पूछा है तो हम देखेंगे कौन सा नहीं करना है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश करते रहें तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, क्या इसके अलावा हो सकता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर कहें कि देखिए परिपूर्णता की अपेक्षा करना, ये नहीं होगा दोस्तों। क्वेश्चन की फॉर्म देखिए, यहाँ पर आपको सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, अगर आप समझ पाएंगे तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि बी ऑप्शन में कह रहा है परिपूर्णता की अपेक्षा करना। दोस्तों बच्चों से परिपूर्णता की अपेक्षा अगर आप करेंगे और बच्चा नहीं कर पा रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा करने की, बच्चा कुछ तो करे। आपको ये समझना चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मौके दें, ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं। बच्चा अगर कुछ भी कर रहा है, थोड़ा भी सीख रहा है तो वो बहुत सीख रहा है। परिपूर्णता की अपेक्षा करना ये एक संकुचित आंसर होगा। सो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना, मुक्त खेल के लिए समय देना, ये सारे पॉजिटिव वे में आते हैं। उपलब्ध कराना अवसर, ये भी पॉजिटिव वे में आता है। राइट आंसर की बात करें तो नेगेटिविटी लिए हुए क्वेश्चन है, संकुचित आंसर देना है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। परिपूर्णता की उम्मीद आप मत कीजिए, बच्चे कुछ ही सीखें बट सीखें ज़रूर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई है रूपिम, स्वनिम, संकेत, प्रयोग विज्ञान और वाक्य। देखिए हिंदी में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा के अर्थ में दोस्तों सबसे छोटी इकाई आपकी स्वनिम होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। आपको कुछ स्वनिम के बारे में बताते चलते हैं कि अंग्रेजी में इसे फोनेम कहते हैं, ठीक है। और स्वनिम उच्चारित भाषा की ऐसी लघुतम इकाई है जिससे 2 ध्वनियों का अंतर स्पष्ट होता है, ठीक है, इसे स्वनिम कहते हैं। चलिए बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। ये क्वेश्चन की फॉर्म भी नेगेटिव है कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो क्या क्या है, और वो सभी आपको निकाल लेना है जो है, और जो नहीं होगा वो सिवाय में आपका आंसर आ जाएगा कि सिवाय किसके, कौन कौन सा है, और सिवाय का मतलब कि कौन सा नहीं है, ठीक है। इस तरीके से भी नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। इन पर आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत विविध तरीकों
में सीखने का जो आकलन किया जाता है ये किसी भी प्रकार के संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बहुबुद्धि में विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए, बहुबुद्धि का मतलब ये हुआ बहुत तरीके से प्रस्तुत करना, और बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका प्रयोग समाधान के लिए किया जाता है। तो ये जो कथन है बहुबुद्धि सिद्धांत का निहितार्थ स्पष्ट नहीं करता है। आपका दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं करता है कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका प्रयोग समाधान के लिए किया जाता है। ये आपका नेगेटिविटी लिए हुआ है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी सभी बहुबुद्धि सिद्धांत में निहितार्थ होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित कौन करता है? देखिए, अभिप्रेरित तो सभी करेंगे, बट अधिकतम रूप से दिया गया है। असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, या बाह्य कारक। देखिए, यहाँ पे सभी होंगे, लेकिन आपको अधिकतम रूप से अभिप्रेरित ये ऑप्शन है आपका। तो अधिकतम रूप से अगर प्रेरित कोई करता है तो लक्ष्य को प्राप्त करने में जो आपकी व्यक्तिगत संतुष्टि होती है, कोई भी काम आप करना चाहते हैं, एक फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर आप टीचर बनना चाहते हो और टीचर बनने के लिए आपका लक्ष्य ही है कि नहीं आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, एंड देन आपको KVS या फिर सुपर टेट क्वालिफाई करना है, और तभी आपको एक सरकारी शिक्षक की कुर्सी मिलेगी। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना आपका, अगर वो अपना एम है, अगर आपका व्यक्तिगत रूप से वो आपकी इच्छा है और आप संतुष्ट हैं, तो यही आपका सबसे बड़ा अधिक प्रेरणा होगा। आप बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर अभिप्रेरित होंगे। आपके सामने आपका लक्ष्य होगा, आप जिस काम में संतुष्ट होते हैं वही काम अगर आप करते हैं, ये आप समझेंगे। तो सभी हैं, बट ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा सी ऑप्शन, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। बुद्धि लब्धांक की अगर बात करें तो वो सामान्यतः रूप से दोस्तों आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। देखिए, IQ का आपको सूत्र बता दें कि MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100 होता है, जिसको हम मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 कहते हैं, और निकाला भी जाता है। इसको निकालने के लिए IQ को पहले हम रखते हैं, इसी सूत्र पे हम रख करके उसको हम मैथ की तरह सॉल्व कर लेते हैं, इजी है, निकल जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो गया। इसमें सॉल्व नहीं करना है, आगे आपको क्वेश्चंस आएगा तो मैं सॉल्व करके भी बता दूंगी, बट यहाँ पे पूछा है क्या उच्च होगा, मध्यम होगा, कम से कम होगा या पूर्ण होगा, तो यहाँ पे उच्च हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। अगला है दोस्तों अगला यहाँ पे हो जाएगा 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। लीजिए, आ ही गया आपका क्वेश्चन कि कैसे IQ निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पूछ रहा है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु निकालनी है। तो मानसिक आयु कैसे निकालेंगे दोस्तों? मानसिक आयु निकालने के लिए आपको IQ का ही मेथड यूज़ करना होगा। IQ = 75 दिया है, ठीक। IQ आपका बताया है कि परीक्षण में बुद्धि लब्धि, मतलब IQ हो गया आपका, बुद्धि लब्धि ये बताया है आपका 75 है, ठीक है। और एज अगर कहें उसका वार्षिक आयु, तो ये 16 हो गया, और आपको उसी रूल पर निकालना है। तो मानसिक आयु अगर पूछा है तो दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे MA = क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका IQ पहले यहाँ पे हो जाएगा 75, और फिर आप अपॉन हो जाएगा यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे आपका एज, एंड देन अपॉन हो जाएगा 100। देखिए, यहाँ पे पूछा है आपका मानसिक आयु। जब मानसिक आयु पूछता है तो हमारा ये रूल बदल जाता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका IQ मल्टीप्लाई आपका एज, रियल एज जो है, उसके बाद उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन में आपका 12 आएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे आपका MA = 12 J और लेस देन E। इसका मतलब हो गया आपका कि आपका जो है 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पूछा क्या गया है आपका, यहाँ पे पूछा गया है कि 25 में क्या पूछा गया है, मानसिक आयु। तो मानसिक आयु आपकी हो जाएगी यहाँ पे 12, ठीक है। मानसिक आयु आपकी यहाँ पे आ जाएगी 12। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं
और आपकी बुद्धि लब्धि निकालने का है तो वो तो काफ़ी ईजी है, MA/CA मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और ऐसे भी आए तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगला हो जाएगा विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय। यहाँ भी आपको फिल करना है और यहाँ भी फिल करना है कि ज़रूर होना चाहिए, क्या होना चाहिए पोर्टफोलियो के समय। तो पोर्टफोलियो क्या है आपको पता होगा, नहीं पता तो बताती चलूँ कि पोर्टफोलियो जो होता है वो बच्चों का जो होता है वो पूरा एक तरीके से ब्यौरा होता है, पूरा आपको एक फ़ाइल मेंटेन करना होता है जिसमें बच्चे का आपका बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, आपके फिजिकल ग्रोथ से लेकर मेंटल ग्रोथ तक बच्चे ने किस तरीके से कब कब क्या क्या सीखा, ये सब कुछ उसमें होता है। तो यहाँ पे किसका समावेश होता है, क्या क्या होता है पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करें तो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अगर सामग्री का चयन करें दोस्तों तो यहाँ पे आपका विद्यार्थी और समावेशन, मतलब क्या कि विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो करना हो तो सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन ज़रूर होना चाहिए। मतलब विद्यार्थी ही नहीं होंगे, विद्यार्थियों का और समावेशन, यहाँ पे फिर होगा विद्यार्थियों और यहाँ होगा समावेशन। आपका बनेगा क्या, यहाँ चयन सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। सभी विद्यार्थी एक साथ समावेश मिल करके करेंगे तो उनके बारे में किस तरीके से बच्चा सामूहिक चर्चा में, सामूहिक शिक्षा में, सामूहिक ज्ञान को किस तरीके से साथ में मिलकर समावेशन के साथ कर पा रहा है, वो सारा कुछ टीचर ऑब्जर्व करते हैं, फिर पोर्टफोलियो तैयार होता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, 27 क्वेश्चन आ गए, हम 30 क्वेश्चन करना है हमें। तो दोस्तों वीडियो भले ही बड़ी हो लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे बट प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अब दोस्तों अब लगे रहिए, 120 प्लस स्कोर के लिए आपको समय देना ही होगा। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके, संवेदनशील बनाने के सिवाय या पृथक्करण के सिवाय, अभिभावकों की भागीदारी के सिवाय या क्षमता संवर्धन के सिवाय। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए सफल समावेशन में होता है जो शिक्षक का संवेदनशील होना और अभिभावकों की भागीदारी होना और छात्रों का क्षमता संवर्धन आवश्यक होता है। पूछा है सिवाय किसके, तो पृथक्करण मतलब अलग होना, ये तो कभी नहीं होगा ना, तो नेगेटिविटी लिए हुए यही है और सिवाय का मतलब ही हुआ नेगेटिविटी में, तो राइट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। क्योंकि संवेदनशील होना जरूरी है, अभिभावकों की भागीदारी भी ज़रूरी है, क्षमता में संवर्धन होना भी ज़रूरी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पृथक्करण, अलगाव नहीं ज़रूरी है। क्वेश्चन फ्रॉम नेगेटिव, सो आंसर भी आपके उसी तरीके से होंगे। प्रैक्टिस करते रहें दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थियों में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है? शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान या पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। देखिए कड़ाई से पालन कराना, मैंने कहा था कि कड़ाई जहाँ पे हो, कठोर अनुशासन हो, लिंग भेदभाव हो, ये सब नेगेटिविटी लिए होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म क्या कह रही है, क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिविटी में नहीं पूछा गया है, तो आपका राइट ऑप्शन ये नहीं होगा। आपका राइट ऑप्शन देखिए निकालेंगे आप कैसे, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का, ये भी लिंग भेदभाव है, लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का, ये भी नहीं होगा। और पुरुष एवं महिला शिक्षकों का समान संख्या में भर्ती करना। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे सर्वोत्तम तरीका क्या होगा कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान, लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार करें, उसको ज्ञान में रखें कि हम जो भी चयन प्रक्रिया हो रही है उसमें लिंग को लेकर के पक्षपात ना हो, नॉलेज को देखा जाए, उनके ज्ञान को देखा जाए। ये आपका राइट ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर आपका यहाँ, चलिए सभी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, इन प्रैक्टिस को आप कर लेते हैं तो आप काफ़ी बेहतर स्कोर करेंगे। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है, किस आधार पर किया जा सकता है? दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं आपके और उन ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि देखिए सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों का जो निष्पादन होता है उनके स्तर को बढ़ाने का औचित्य होता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करना। बच्चों में डिफरेंट होता है, बच्चे डिफरेंट होते हैं, अलग अलग स्वभाव के होते हैं, व्यक्तित्व उनका भिन्न भिन्न होता है, तो उनके भिन्न भिन्न व्यक्तित्व को समझना, उन्हें संतुष्ट करना, वो जैसे हैं उनके साथ उस तरीके से उन्हें पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। तो ये व्यक्तित्व भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे योर आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस लास्ट क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं और
इसके बाद हम हिंदी का वीडियो लेकर के आएंगे। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट विजिटर है तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। वंचित बच्चे जो हैं उन्हें प्रोत्साहित करना है, सर्वाधिक उपयुक्त तरीका आपको बताना है। देखिए दोस्तों, वंचित बच्चों को करने का सर्वाधिक उपयुक्त जो तरीका है वो आवासीय विद्यालय खोलना है। वंचित बच्चे का मतलब क्या, वो बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, जो बच्चे दूर दराज के हैं, जिन बच्चों का इन्वायरमेंट ही पढ़ाने वाला नहीं है, जो बच्चे बहुत ही कमज़ोर वर्ग से आते हैं, उनके लिए क्या करना है, आवासीय विद्यालय खोलना सबसे ज़्यादा बेहतर उपाय है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूरे हुए। आवासीय विद्यालय जो है सबसे ज़्यादा उन्हें प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि वो वहाँ पे आराम से रह पाएंगे, खाना पीना का भी सुविधा रहता है, और बच्चों के लिए दूर नहीं होता है, नज़दीक ही आवासीय विद्यालय खोले जाते हैं, उन्हें पढ़ाया भी जाता है वहाँ पे। राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे के वीडियो के लिए पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आप पाते जाएंगे हमारे एजुकेशनल वीडियो। सीटेट आपको 120+ स्कोर गेन करना है, पाना है, तो हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हिंदी के कुछ 30 स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।